आप सभी को नमस्कार। आज हम पाठ संख्या 23 में परमो उच्च और परमो नीच का विचार कर लेते हैं, क्योंकि हम पीछे 22 नंबर पाठ तक हम अभी राशि के गुण स्वरूप को ही पढ़ते आए हैं। तो आप भी सोच रहे होंगे कि अभी हम राशि के गुण स्वरूप का कितना अध्ययन करेंगे। तो हमें लगा कि कहीं आपको ये पाठ बोरिंग ना लगने लग जाए, तो इसमें थोड़ा उच्च नीच ले लेते हैं और इसी के साथ भाव ग्रह आदि भी ले लेंगे, क्योंकि हम स्वयं देखते हैं कि बाजार में केवल वर्तमान समय में उच्च और नीच पर ही ज्योतिष किया जाता है, जो कि निरर्थक है। क्योंकि यदि ये केवल ज्योतिष उच्च और नीच पर ही होता तो जो हम पीछे से 16 पाठ हमने इसके पढ़े हैं राशि के गुण स्वरूप के, तो वो तो किसी भी प्रयोग में नहीं आएंगे। उच्च नीच का हमारे ज्योतिष में प्रयोग होता है, पर हम ज्योतिष को उच्च नीच पर ही जाकर खत्म नहीं करेंगे। और मैंने देखा जो इससे 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं वो मार्गी, वक्री, अस्त इत्यादि पर ही जाकर ज्योतिष को खत्म कर देते हैं। पर नहीं, हम इन सब विषयों को क्रम से अध्ययन करेंगे और ज्योतिष को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम समझ लेते हैं कि कौन ग्रह किस राशि में परमो उच्चांश अंश पर होता है और किस राशि में नीच का कहा गया है। तो हम उसे समझ लेते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि एक समय होता है कि इंसान अपने जीवन के बहुत ऊंचे स्तर पर होता है, जहां वो अपने आप को देखना चाहता है, और इसी प्रकार एक समय होता है कि वो जीवन के बिल्कुल निम्न स्तर पर आ जाता है, जहां से उसने जीवन प्रारंभ किया था, फिर वो वहीं पर आ जाता है। इसी प्रकार जो ग्रह होते हैं इनके भी परमो उच्चांश और परमो नीचांश अंश होते हैं। तो हम इसी परम उच्चांश और परम नीचांश को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहां पर जैसे हम सूर्य को ही ले लेते हैं। सूर्य मेष राशि में अर्थात 10 अंश पर क्या कहा गया है? परमो उच्चांश, अर्थात सूर्य मेष राशि में 10 अंश पर उच्च के कहे गए हैं। ठीक जब सूर्य 180 डिग्री, ठीक वहां से सूर्य जब 180 डिग्री गत कर अर्थात यहां से जब सूर्य चलना प्रारंभ होगा और यहां पहुंचेगा, आप इसे ये मत मानिए कि हम यहां पर सूर्य को घुमा रहे हैं। जब पृथ्वी घूमती है, आप वो हमने पहले समझाया है, आप वहां से समझ सकते हैं। ठीक जब सूर्य 180 अंश अर्थात 180 डिग्री चलकर ठीक यहां से तुला राशि में 10 अंश पर आएगा, तो वो क्या हो जाएगा? परम नीचांश। वो अपने परम नीचांश अंश पर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम मेष के बाद सूर्य के बाद यदि हम चंद्रमा को ले लें, तो चंद्रमा यदि यहां पर 3 डिग्री पर किसमें? वृष राशि में यदि उच्च के कहे गए हैं, ठीक जब ये 180 डिग्री चलेंगे अर्थात जहां पर उच्च के कहे गए हैं, ठीक उस स्थान से, उस अंश से ठीक 180 अंश अर्थात यहां पर यदि 3 अंश पर उच्च के कहेंगे, जब ये चंद्रमा चलकर अर्थात यहां पर वृश्चिक राशि में आएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएंगे? वृश्चिक राशि में भी 3 अंश पर ही ये परम नीचांश के हो जाएंगे, अर्थात ये नीच के कहे गए हैं। तो अब आप सोचते होंगे कि हमने कहा कि ज्योतिष में तो उच्च नीच पर फल कथन करना निरर्थक है। ऐसा नहीं, जब हम इसे षड्बल में पढ़ते हैं तो वहां हम समझते हैं कि उच्च नीच को कितना बल प्राप्त है। अभी आपको आगे षड्बल भी प्राप्त होगा, उसके लिए भी हम अलग से एक चैप्टर प्रारंभ करेंगे। तो जब हम षड्बल पढ़ते हैं तो वहां हम समझ पाते हैं कि 100 में से कितने अंक उच्च और नीच को मिलते हैं। हम ज्योतिष को केवल उच्च नीच पर ही खत्म नहीं करेंगे, हम इससे कुछ आगे बढ़ेंगे। तो आपने समझ लिया होगा कि किस प्रकार ये उच्च के होते हैं और किस प्रकार नीच के होते हैं।
अभी हमने आपको कहा 180 डिग्री, हमने आपको पीछे पढ़ाया था कि एक राशि का मान 30 डिग्री होता है, और 30 डिग्री यदि एक राशि का मान है तो 6 राशि का कितना मान होगा? 180 डिग्री। और यदि सूर्य यहाँ पर हमने मेष में बात करा और यदि हम इसमें 6 राशि जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तुला राशि। अर्थात तुला राशि में यहाँ पर ये 10 अंश पर उच्च के थे, तो तुला में जाकर 10 अंश पर नीच के हो जाएंगे। जिस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है ठीक उससे 180 डिग्री, अगर आप राशि में समझेंगे, ठीक उससे 6 राशि आगे, अर्थात यदि वो मेष में है उसमें 6 प्लस करने पर तुला, वृष में है तो 6 प्लस करने पर वृश्चिक, और जितने अंश पर वो उच्च का है, यदि 10 अंश पर उच्च का है तो उससे 6 राशि में वो 10 अंश पर नीच का हो जाएगा। आपको ये समझ आया होगा। तो हम यहाँ पर ग्रहों के उच्च नीच को समझ लेते हैं कि ग्रह किस राशि में किस अंश पर उच्च का होता है। तो सूर्य मेष राशि में, ये हमने सूर्य लिखा हुआ, यहाँ पर ये ग्रह समझिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर 7 ग्रह ही लिखे हैं, राहु केतु की अभी हम चर्चा भी नहीं कर रहे, तो हम आपको कहेंगे कि राहु केतु के पास कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, अर्थात राहु केतु के पास कोई अपना शरीर नहीं है, वो एक छाया ग्रह है, स्मोकिंग प्लैनेट। तो राहु केतु को हमारे जो बृहद पाराशर होरा शास्त्र है उसमें राहु केतु को उच्च राशि की उच्च नीच की संज्ञा नहीं दी गई। तो हम बृहद पाराशर होरा बहुत सारी पुस्तकों में लिखा गया है, राहु की अपनी राशि भी बताई गई है, राहु की उच्च नीच राशि भी बताई गई है, पर हम पाराशरी पद्धति के अनुसार हम केवल 7 ग्रहों को ही समझेंगे, क्योंकि जिसके पास अपना कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है उसे हम अलग से समझते हैं। राहु केतु को हम पढ़ाएंगे आपको, राहु केतु को हम एक अलग से चैप्टर में पढ़ाएंगे, उसके गुण स्वरूप सब आपको अलग से पढ़ाएंगे। तो हम इन 7 ग्रहों के उच्च नीच को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम सूर्य को समझते हैं। सूर्य मेष राशि में 10 अंश पर परमो उच्च के कहे गए। यहाँ हमने ग्रह लिखे हुए हैं, यहाँ ये परमो उच्चांश अर्थात परम उच्च अंश, और यहाँ हमने परम नीचांश लिखा हुआ अर्थात ये नीच अंश है, और ये राशि लिखा हुआ है इस तरफ, इधर अंश लिखा हुआ है, इधर हमने ये राशि लिखा हुआ है, इधर अंश। तो सूर्य मेष राशि में अर्थात मेष राशि में 10 अंश पर परमो उच्चांश के होते हैं, अर्थात उच्च के कहे गए हैं। तो यदि आप इसे गणित पद्धति से समझना चाहेंगे तो आप यहाँ समझ सकते हैं। तो हम इसे क्या लिखेंगे? यदि ये मेष राशि में है तो 0 साइन पास 10 अंश की, अर्थात ये जो हमारी पहली राशि है उसमें 10 अंश पे उच्च के कहे गए हैं। यदि हम नीच की बात कर लें तो ये तुला राशि में 10 अंश पर ही नीच के होंगे। तो इसे हम गणितीय पद्धति से कैसे समझेंगे? जो फलित ज्योतिष पढ़ेंगे उनके लिए ये आवश्यक नहीं है, ये वाला नियम जो हम ये 0 साइन वाला बता रहे हैं, पर जो आगे गणित का भी अध्ययन करना चाहेंगे उनको ये समझना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने 7 नंबर लिखा हुआ है तो 6 साइन पास अर्थात इसने 6 राशि गत कर लिया, अर्थात 7वीं राशि में कितने अंश पे है ये? 7वीं राशि में 10 अंश पर ये परम नीच के कहे गए हैं। और यदि हम चंद्रमा की बात करें तो ये वृष राशि में 3 अंश पर परमो उच्चांश के कहे गए हैं, अर्थात उच्च के कहे गए हैं। तो हम यहाँ चंद्रमा को समझ लेते हैं, अर्थात वृष राशि 1 साइन पास अर्थात एक राशि गत हो चुका है, और दूसरी राशि में अर्थात वृष में 3 अंश पे परमो उच्चांश के होंगे चंद्रमा। और यहाँ पर यदि हम वृश्चिक की बात कर ले तो वृश्चिक राशि में 3 अंश पे ही परम नीच के होंगे। तो हम इसे कैसे लिखेंगे गणितीय पद्धति से? 7 साइन पास अर्थात 7 राशि गत हो चुका है और 3 अंश पर क्या होंगे? ये परम नीचांश के होंगे चंद्रमा। अब हम मंगल को, अब आप सोच रहे होंगे कि 2 ग्रह तो सूर्य मेष में, चंद्रमा वृष में, तो मंगल भी इसी प्रकार है। नहीं, तो हम मंगल को क्या देखते हैं? मंगल मकर राशि में 28 अंश पर परमो उच्चांश के होंगे, और ठीक इससे कर्क राशि में कितने? 28 अंश पर ही परम नीचांश के होंगे।
इसी प्रकार आप बुध को ले सकते हैं। बुध अपनी ही राशि अर्थात कन्या राशि में 15 अंश पर परमो उच्चांश के होंगे। ठीक इससे 180 डिग्री मीन राशि में 15 अंश पर ही परम नीचांश के होंगे। यदि हम गुरु की बात करें तो गुरु कर्क राशि में 5 डिग्री पर परमो उच्चांश के होंगे। और यदि हम यहाँ पर परम नीचांश की बात करें गुरु की तो ठीक 180 डिग्री अर्थात मकर राशि में 5 डिग्री पर वो परम नीचांश के होंगे। अब आप सोच रहे होंगे गुरु यहाँ 5 अंश पे उच्च के होते हैं, और जब हम अवस्था की बात करते हैं तो वहाँ पे बाल्य अवस्था, मृत अवस्था, इतने में तो हमारी यही अवस्था होती है, तो हम उसे अलग से भी पढ़ाएंगे। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि केवल उच्च नीच पर आप फल कथन मत करिए, इसे गहराई से समझने का प्रयास करिए। तो हमने गुरु को समझा, अब हम शुक्र को समझ लेते हैं। तो ये मीन राशि में 27 अंश पर परम उच्चांश के होते हैं। ठीक 180 डिग्री कन्या राशि में 27 अंश पर परम नीचांश के होते हैं। यदि हम बात शनि की करें तो शनि तुला राशि में 20 अंश पर परम उच्चांश के होते हैं। ठीक 180 डिग्री अर्थात मेष राशि में 20 डिग्री पर परम नीचांश के होते हैं। अब आपने ये परम उच्च और परम नीच तो समझ लिया होगा। अब आप फिर सोच रहे होंगे कि हमने केवल ये समझा, हमने अभी तक वो चित्र नहीं देखा, जो कुंडली होती है वो उसका कोई विचार ही नहीं किया जा रहा। तो हम उसे भी यहाँ पर समझेंगे आज कि किस प्रकार हमारी कुंडली में होते हैं। हमारा जो ब्रह्मांड है उसे हम एक चित्र के रूप में इस प्रकार समझते हैं अर्थात 360 डिग्री। और ये हमने 12 भाव बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और इस प्रत्येक भाग का अर्थात जो हमने ब्रह्मांड बनाया इसका मान 360 डिग्री है। यदि आप अभी हमने आपको बताया 180 डिग्री, यदि आप इस प्रकार समझे तो इस भाग का मान 180 डिग्री मिलेगा और इसका मान 180 डिग्री। अर्थात यदि हम किसी भी ग्रह की बात कर लें, राशि हम इसमें आगे बिठाएंगे, जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे तो वहाँ राशि भी समझाएंगे। अभी समझने के लिए हम इस भाव में कोई राशि नहीं लिख रहे, अभी आपको केवल उच्च नीच समझाने के लिए यहाँ पर हम राशि स्थापित करते हैं। जैसे सूर्य यहाँ पर मेष राशि में 10 अंश पर उच्च के होंगे सूर्य, 2 3 4 5 6 7। तो ये ठीक 180 डिग्री अर्थात तुला राशि में 10 अंश पर परम नीच के होंगे। और जो ये वाला भाग है हमारा, ये भी 180 डिग्री है। यदि आप इसे ऐसे भी बांटेंगे तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री अर्थात 9 9 के 90 90 डिग्री के हमारे 4 भाग हो जाते हैं। तो ये 360 डिग्री का बन जाता है। तो यदि यहाँ पर हमने 7 लिखा, 8 9 10 11 12, ये हमारी 12 राशियां हो गई मेष। हाँ ठीक है। तो यदि यहाँ पे ये उच्च के बताए गए, यदि हम चंद्रमा की बात करें तो वृष राशि में अर्थात यहाँ पर चंद्रमा हमारे उच्च के होते हैं, कितने 3 अंश पर, ठीक है। और ठीक इससे 7 छठी राशि अर्थात 180 डिग्री 7वें भाव में 1 2 3 4 5 6 7 अर्थात इससे ठीक 7वें भाव में चंद्रमा नीच के हो जाएंगे। कितने पे? वृश्चिक राशि में 3 डिग्री पे चंद्रमा नीच के होंगे। इसी प्रकार आप प्रत्येक ग्रह का समझ सकते हैं कि कितने अंश पर किस राशि में उच्च के होते हैं और कितने अंश पर परम नीच के होते हैं। अब आपने ये तो समझ लिया। अब आपको इसे याद रखने के लिए एक और कुछ बता देते हैं जिससे आप आसानी से याद रख सकें। आप यहाँ पर यदि आप सूर्य शनि को सभी जानते हैं, जैसे सूर्य शनि की बात आती है बाजार में प्रचलित है कि सूर्य शनि शत्रु हैं, जैसे सूर्य शनि की बात आएगी सब पहचान जाएंगे। तो हम उस नियम को तो नहीं लेंगे, आपको समझाने के लिए कि आप समझ सकते हैं। यदि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं तो शनि तुला राशि में उच्च के होंगे और मेष राशि में नीच के होंगे। इसी प्रकार आप मंगल को ले सकते हैं। मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं तो कर्क राशि में नीच के होंगे।
और यदि हम गुरु को ले लें यहाँ, तो गुरु कर्क राशि में उच्च के होंगे और मकर राशि में नीच के होंगे। इसी प्रकार आप बुध को ले सकते हैं, इन दो का जोड़ा, इन दो का जोड़ा, और इसी प्रकार बुध का ले लेंगे। बुध यदि कन्या राशि में उच्च के होते हैं तो ठीक मीन राशि में नीच के होते हैं, और शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच के होते हैं। इस प्रकार आप याद रखने के लिए कि आपको ज़्यादा इसमें भ्रम ना हो, आप आसानी से इसे याद रख सकें, आप इस प्रकार दो दो का जोड़ा बनाकर भी इसे याद रख सकते हैं। और रही चंद्रमा की बात, चंद्रमा को आप अलग से याद कर लीजिए। चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। इस प्रकार आप इसे अपने जैसे आपको सुविधा लगे, जिस प्रकार आप इसे याद रखना चाहें उस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं। और हम यहाँ फिर एक बात कहेंगे कि केवल उच्च नीच पर ज्योतिष मत कीजिए। अभी तो आपको हम इसमें बहुत कुछ आगे पढ़ाएंगे। उच्च नीच जब हम षडबल में समझेंगे तो आपको वहाँ पता लगेगा कि उच्च नीच का कितना फल होता है। हम बहुत अपने मित्र बंधु को देखते हैं, वो केवल उच्च नीच पर ही पूरा फल कथन कर देते हैं। तो आप उच्च नीच पर फल कथन मत कीजिए, क्योंकि जो यदि उच्च नीच पर ही पूरा फल कथन हम कर सकते तो हमने जो पीछे से 21 नंबर पाठ तक हमने राशियों के गुण स्वरूप को समझा तो वो निरर्थक था नहीं। तो इसलिए आप हर विषय को गहराई से समझने का प्रयास करें। उम्मीद है आपको पाठ अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो हम हमेशा कहते हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को नमस्कार।